तो देखो पारितंत्र में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, यानी पारितंत्र है क्या, ये पूरा मैंने बता दिया पारितंत्र। अब एक नजर में एक बार और देखो पारितंत्र क्या है, यानी कोई भी जीव है और उसके चारों ओर का जो वातावरण है उनके बीच में क्या क्या अभिक्रियाएं हो रही है, वो अभिक्रिया जब कर रहे हैं, कोई क्रिया जब कर रहा है तो उनके बीच में एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। अब पारितंत्र जो होता है केवल सजीवी क्रिया करेंगे या निर्जीव भी क्रिया करेंगे, तो आपको पता है हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसमें केवल सजीव नहीं है या केवल निर्जीव नहीं है, दोनों है, सजीव भी है और निर्जीव भी है। उन घटकों को हमने क्या कहा, जैविक और अजैविक घटक कहा। तो इनके आधार पर हमारे चारों ओर जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं, जो भी एक तंत्र बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। अब देखो पारितंत्र में क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए आपके चारों ओर कोई वातावरण है, यानी कोई जंगल का उदाहरण ले रहा हूँ, वन। ये मान लीजिए कोई वन, यानी जंगल का पारितंत्र है, वन पारितंत्र की अगर बात करूं, इसमें क्या क्या होता है, तो आप क्या देखते हो, वन के अंदर क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घास के पौधे भी होते हैं, शाक झाड़ी भी होती है, यानी इस प्रकार से छोटी छोटी झाड़ियां, ये मान लो झाड़ियां होती है, ऐसे झाड़ियां भी होती है। और उसके बाद और क्या क्या होता है, ये मान लीजिए सतह के ऊपर घास है, ऐसे ऐसे घास है। मतलब पारितंत्र के अंदर करते क्या है, पारितंत्र का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे चारों ओर का वातावरण है वहां पे सजीव और निर्जीव क्या क्या क्रिया कर रहे हैं, जो क्रिया करते हैं उनको हम पारितंत्र कहते हैं। तो इसके अंदर मैं उदाहरण ले रहा हूँ वन का, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये देख लिया हमने। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इस जो पेड़ पौधे हैं, घास है, इनको खाने वाले इस वन के अंदर शाकाहारी जीव होते हैं। जैसे उनका मैं डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, केवल नाम लिख रहा हूँ, जैसे गाय हो गया, हिरण, इसके अलावा टिड्डा, और इसके अलावा कुछ कीट, ये सारे के सारे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन पौधों को खाते हैं, इन पेड़ पौधों को खाते हैं। ये भी देख लिया। और क्या घटनाएं होती है, क्या केवल इनको खाने वाले इतने जीव है या और भी आगे होता है, हमारे चारों ओर वातावरण में इतनी क्रिया हो रही है, नहीं और भी होती है। और क्या होता है कि इनको खाने के बाद, ये मान लीजिए यहाँ तक की है, और भी जीव आते हैं, इनको हम बोल सकते हैं शाकाहारी, शाकाहारी। और इनको खाने के लिए आपको पता है मांसाहारी जीव आते हैं, मांसाहारी, जो बड़े जीव होते हैं, जैसे भेड़िया लिख दिया मैंने यहाँ पे, भेड़िया, ये भेड़िया क्या करता है, इस हिरण को खा सकता है। और पक्षी, पक्षी क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं, टिड्डे को खाते हैं, नहीं खाते। तो ये होते हैं मांसाहारी जीव, जो क्या करते हैं, इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब इसके अलावा और आते हैं उच्च मांसाहारी जीव, जैसे हो गया शेर, गिद्ध, या बाज लिख सकता हूँ मैं। अब ये क्या करते हैं, ये इन जीवों को खाते हैं जो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, लेकिन ये उच्च मांसाहारी है, शेर, बाज, ये इन छोटे मांसाहारी जीवों को क्या करते हैं, खाते हैं। ये हम चारों ओर क्या करते हैं, अपने चारों ओर घटनाएं देखते हैं, ये घटनाएं होती है, हम ये देखते हैं समानतः, इनको हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। अब हमने जो यहाँ पे वर्णन किया है मैंने, जो इसमें केवल सजीव दर्शाई है, लेकिन इसमें निर्जीव भी भाग लेते हैं। अब निर्जीव कैसे लेते हैं भाग, जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो भी है वो जड़ों के द्वारा मिट्टी से क्या ग्रहण करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा और क्या ग्रहण करते हैं, लोहा, आयरन, जिंक, इस प्रकार के जो तत्व है इनको ग्रहण करते हैं। वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और क्या ग्रहण करते हैं वो, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं नहीं करते। अब ये इनको ग्रहण कौन कर रहा है, पेड़ पौधे कर रहे हैं, पेड़ पौधे कर रहे हैं। और पेड़ पौधे ग्रहण करके क्या बना रहे हैं, भोजन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये सारा का सारा अपने चारों ओर का वातावरण दर्शाने वाला डायग्राम है, जिसको हम बोल रहे हैं विज्ञान की भाषा में पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, किसी भी सजीव तथा उसके चारों ओर का वातावरण, कोई भी सजीव है तथा उसके चारों ओर का जो वातावरण है, इसके बीच में जो अध्ययन करते हैं हम या जो क्रिया होती है उसको एक तंत्र के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। अब इस पारितंत्र के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको सजीव दिखाई दे रहे हैं और आपको निर्जीव दिखाई दे रहे हैं। तो पारितंत्र के घटकों की अगर बात करें तो पारितंत्र के दो घटक हो जाते हैं। तो पारितंत्र के दो घटक हैं, इसको देखकर बताना है कौन कौन से घटक दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो सजीव दिखाई दे रहे हैं और दूसरे निर्जीव दिखाई दे रहे हैं। तो इस पारितंत्र के दो घटक हो जाएंगे। पहला घटक हो जाएगा जैविक घटक, और जो दूसरा घटक है वो हो जाएगा अजैविक घटक। समझ में आ गया। अब इसमें देखकर बताइए जैविक कौन है और अजैविक कौन है। तो आप देखेंगे जो भी सूर्य का प्रकाश है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जिंक, और ये जो भी पोषक तत्व वो सारे के सारे कौन से घटक हैं, वो अजैविक घटक है।
यानी ये निर्जीव घटक है, लेकिन हमारे चारों ओर के जो पारितंत्र है उसमें तो भाग ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। तो ये पारितंत्र के घटक हो जाएँगे, लेकिन कौन से घटक होंगे? अजैविक घटक होंगे। इसके अलावा आप क्या जैविक घटकों को देख रहे हैं? अब देख लो, अगर किसी को ये शब्द नहीं समझ में आए तो इसका अर्थ देख लो पहले। जैविक घटक क्या होते हैं? जो सारे सजीव होते हैं वो जैविक कहलाते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक कहलाते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अजैविक का मतलब है निर्जीव और जैविक का मतलब है सजीव। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो जितने भी निर्जीव थे वो क्या, कौन से घटक हो जाएंगे? वो अजैविक घटक हो जाएंगे। और जितने सजीव है वो कौन से घटक हो जाएंगे? जैविक घटक हो जाएंगे। तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? पेड़ पौधे, इसके अलावा हिरण, गाय, भैंस, भेड़िया, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ शाकाहारी, और मैं इसको लिख सकता हूँ मांसाहारी। तो जितने भी शाकाहारी, मांसाहारी और उत्पादक यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। अब इस जैविक घटक के बाद हमने ये देखा है भी इस पारितंत्र में, और जो नेक्स्ट वो कौन सा अध्ययन करने वाले हैं भी, जैविक और अजैविक घटकों के बाद इस पारितंत्र के प्रकार देखने वाले हैं। यानी ये जो आप देख रहे हो, क्या अपने चारों ओर पेड़ पौधे देखते हो? नहीं देखते। इसके अलावा आप देखते हो कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्थल, अभी जो आप सामने दिखाई दिया जंगल वाला, वो स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण है, स्थल पारितंत्र। इसके अलावा भी आप क्या देख रहे हो, ये सजीव और निर्जीव के बीच की घटना क्या केवल स्थल पे होती है? नहीं होती, जल में भी होती है। तो उसको हम बोलेंगे जल पारितंत्र या जलीय पारितंत्र। समझ में आ गया? तो ये तो मैंने उदाहरण दिया स्थल वाला। इसके अलावा आप देखते हो जीवों के अंदर क्या हो रहा है, जल में भी इस प्रकार के पारितंत्र का निर्माण होता है, यानी जैविक और अजैविक घटक जल में भी होते हैं। वहाँ पे पेड़ पौधों के साथ साथ जो गाय, हिरण, ये भेड़िया है, इन जीवों के स्थान पर जीवों के जो जातियां वो बदल जाएगी। उनमें क्या हो जाएगी? उभयचर जाति आ जाएगी, मेंढक वगैरह, या मछलियों की प्रजातियां आ जाएगी, या इसके अलावा जो समुद्र या जलीय जीवों की जो प्रजातियां वो आ जाएगी इनके स्थान पर। बाकी ये भी जातियां वो चेंज हो जाएगी। ये स्थलीय प्रजाति है पेड़ पौधों की, वहाँ पे जलीय प्रजाति हो जाएगी, जैसे कमल है, हाइड्रिला है, वेसिनेरिया है, ये इस प्रकार की जातियां वहाँ पे जलीय पानी के अंदर रहने वाली जो भी जाति है वहाँ हो जाएगी। लेकिन वो कौन सा होगा? जलीय पारितंत्र होगा। समझ में आ गया? तो पारितंत्र के घटक देखे हमने, पारितंत्र की परिभाषा देखी है, उसके बाद हमने देखा पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र दो प्रकार का हो सकता है, जलीय और स्थलीय पारितंत्र। उम्मीद है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो जैविक और अजैविक घटक हो गए, और स्थलीय और जलीय इसके क्या हो गए? जो सामान्यतः प्रकार हो गए पारितंत्र के। इसके अलावा हम क्या देख पाते हैं? विज्ञान की भाषा में अगर वर्गीकरण की बात करें, अभी तो ये थे जैविक और अजैविक घटक थे, ये तो हमने देखा अभी, पौधे, हिरण, ये। लेकिन विज्ञान की भाषा में इन घटकों को क्या कहेंगे? तो विज्ञान की भाषा में इन घटकों को क्या दिया गया? अलग नाम दिए गए, जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन, तीन नाम है। तो देखो पहले विज्ञान की भाषा में अब इन घटकों के नाम देखते हैं। सबसे पहला जो है घटक है वो है उत्पादक। तो आप क्या देखते हैं? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, नहीं बनाते? तो जो भी जीव अपना भोजन अपने आप बनाता है उसे हम क्या लिखेंगे? उत्पादक लिखेंगे, या उत्पादक की श्रेणी के अंदर रखेंगे। तो उत्पादक इस पारितंत्र के अंदर कौन सा घटक है? तो घटक तो जैविक घटक है, लेकिन इसको अगर बात करें तो किस कौन कौन जीव आते हैं इसके अंदर? तो उत्पादक के अंदर आते हैं सारे के सारे पौधे, और कुछ बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया जैसे शैवाल वगैरह आते हैं। हालांकि अधिकतम जो है वो पेड़ पौधे ही होते हैं। तो उत्पादक के अंदर सबसे ज्यादा जो आने वाले जीव है, जो मुख्य रूप से जो जीव आते हैं, कौन से आते हैं? तो अगर बात करें तो सारे के सारे पेड़ पौधे आते हैं। जो अपना भोजन जो बनाते हैं अपने आप ही बनाते हैं, उन्हें हम उत्पादक की श्रेणी के अंदर रखेंगे। तो इस पारितंत्र के अंदर आप देख रहे ये उत्पादक कौन हो सकते हैं? तो आपको होता है जो भी आपको पेड़ पौधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, घास, शाक और जो बड़ा वृक्ष है या झाड़ी है, वो ही क्या होंगे? उत्पादक होंगे। अब इन उत्पादकों को खाने वाला कोई जीव है तो उनको हमने लिख दिया उपभोक्ता। दूसरा वो है उपभोक्ता। अब यहाँ पे उपभोक्ता कौन हो सकता है? शाकाहारी और मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, तीनों के तीनों क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे। उपभोक्ता का वर्गीकरण आगे पढ़ेंगे हम, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। चलो एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो पहली बार डायरेक्ट, पहले उपभोक्ता की परिभाषा देख लो। उपभोक्ता क्या होंगे? जो पेड़ पौधों और जंतुओं को खाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे इस पारितंत्र के अंदर विज्ञान की भाषा में। अब उन उपभोक्ताओं को तीन भागों में विभाजित कर दिया। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, मैं इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होगा? जो डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाता है, वो कौन सा होगा?
प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपको पता है डायरेक्ट कौन खा रहा है, केवल और केवल शाकाहारी खा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर कौन आने वाले हैं, सारे के सारे शाकाहारी आने वाले हैं। सारे के सारे जो शाकाहारी है वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, उपभोक्ता के 3 प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। चलो देखो प्राथमिक उपभोक्ता, तो कौन हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, जो डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाते हैं। इसके बाद दूसरा, जो अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते लेकिन सीधे पेड़ पौधों को नहीं खा रहे, वो क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों के द्वारा जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं उन जीवों को खाते हैं। यानी ये कह सकता हूँ जो शाकाहारी जीव है उनको खाते हैं। जैसे यहाँ पे भेड़िया हो गया या पक्षी हो गया, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। ये वर्गीकरण पूरा आगे समझ में आएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लो, उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। और इसके बाद भी उच्च मांसाहारी जीव आते हैं जो इनको खाते हैं, न कि इनको खाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, तृतीय उपभोक्ता कहेंगे, तृतीय उपभोक्ता। तो पारितंत्र के अंदर जो पढ़ने वाले जैविक और अजैविक घटक हैं, उनके अंदर जो विज्ञानी भाषा में शब्द है वो है पहला उत्पादक, जिसके अंदर सारे पेड़ पौधे आएंगे, अर्थात जो अपना भोजन अपने आप निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाएंगे। उत्पादक का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, पेड़ पौधे अपना भोजन अपने आप उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए उत्पादक का नाम दे दिया। इसके बाद इनको जो खाएंगे, ग्रहण करेंगे, उपभोग करेंगे, उसके आधार पर हो जाएंगे उपभोक्ता। जो डायरेक्ट खाएंगे उनको प्राथमिक उपभोक्ता, जो इन पौधों को खाने वाले जीवों को खाएंगे जैसे गाय, भैंस और जो शाकाहारी हिरण वगैरह है, इनको खाएंगे वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाएंगे वो तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों उपभोक्ता हो जाएंगे। और इसके बाद तीसरा जो शब्द है वो है अपघटक। अब अपघटक क्या होते हैं कि जब भी ये पारितंत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद, वो मरने के बाद क्या होता है, जमीन के ऊपर ऐसे इस प्रकार से, ये मान लीजिए कोई भी पौधा है और उसकी पत्ती है वो मृत हो गई, पत्ती है वो मृत हो गई। मरने के बाद क्या होता है, सूक्ष्म जीव इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव इसको क्या करेंगे, खा जाएंगे। और ये जो बनाया गया जो कार्बनिक पदार्थ था, पत्ती के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ होता है, उसी प्रकार इन जीवों के अंदर भी क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। इस कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, वापिस अकार्बनिक पदार्थ के अंदर बदलकर वातावरण के अंदर मिला देते हैं। यानी ये मान लीजिए इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसके अलावा और भी जो भी इनके अंदर उत्पाद है इसको वापिस क्या कर देते हैं, वातावरण वातावरण के अंदर मिला देते हैं। इसको बोलते हैं हम अपघटन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं। यानी अपघटक की परिभाषा आपने देखी होगी कि वे जीव जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। और उनके इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। तो कुछ जीव ऐसे भी है इस पारितंत्र के अंदर, ऐसे जीव भी रह गए हमारे चारों ओर वातावरण के अलावा, जो ये सारे तो आए, इसके अलावा कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी है जो ये क्रिया करें, अपघटन की क्रिया करें, उनको हम क्या कहेंगे, अपघटक कहेंगे। तो ये सारा का सारा क्या है, पारितंत्र है। यानी एक पारितंत्र के अंदर हम क्या देखते हैं टोटल, वो मैंने सारा बताया यहाँ पे। क्या देखेंगे हम, इसके अंदर उत्पादक देखते हैं, इसके अंदर उपभोक्ता देखते हैं जो 3 प्रकार के हैं, और इसके बाद इसमें अपघटन देखते हैं। इस पूरे अध्याय के अंदर केवल ये देखने वाले कि क्या होता है, और इनका पूरा विवरण हम थोड़ा-थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो पहला मैं उदाहरण ले रहा हूँ वो है हमारी किताब में भी जो दिया गया है वो है तालाब के पारितंत्र का है। यानी हमें ये देखना है केवल तालाब यानी जलीय पारितंत्र है, वो किस प्रकार से है, कैसा है इसका मतलब, कौन से इसके अंदर जीव पाए जा रहे हैं, इनमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीय उपभोक्ता कौन है और तृतीय उपभोक्ता कौन है, ये सारा का सारा हम देखने वाले हैं। समझ में आ गया? उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अब इसके अलावा भी एक छोटा सा शब्द और है वो देख लीजिए। कौन से आ गया, जैविक घटक, ये घटक आ गए, उत्पादक वगैरह ये आ गए। अब तालाब इसके पारितंत्र के प्रकार आते हैं। प्रकार जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। यानी ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो स्थल के अंदर रहने वाले जीवों का है, तो स्थलीय पारितंत्र। अगर जल में रहने वाले जीवों के बीच में इस प्रकार से अध्ययन करेंगे वो जलीय पारितंत्र आ जाएगा। तो अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है तालाब यानी जलीय पारितंत्र। और इसके अलावा पारितंत्र इसके निर्माण के आधार के ऊपर अगर बात करें तो फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र, जो प्रकृति में अपने आप बनता है, प्राकृतिक पारितंत्र होता है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है सामने, ये प्राकृतिक पारितंत्र है। जैसे वन हो गया, समुद्र हो गया, रेगिस्तान हो गया, मरुस्थल वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है। इसके अलावा दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र, यानी इसकी परिभाषा हो जाएगी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया पारितंत्र है वो कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है। अब आपको पता है मनुष्य कौन सा बना सकता है, खेत के अंदर
यही क्रिया होती है या नहीं होती? पेड़-पौधे भी होते हैं, टिड्डे वगैरह भी होते हैं जो खाने वाले गाय व या कुछ अन्य जीव, हालाँकि ये बड़े जीव नहीं आते, जंगल और वन की तरह नहीं होते, लेकिन कुछ जीव उसी प्रकार से है। जैविक घटक यानी इसके बीच में जो वातावरण है उसके बीच में क्रिया तो हो रही है, उसका जो अध्ययन करेंगे हम, यानी वो कौन-सा पारतंत्र होगा? कृत्रिम पारतंत्र होगा। इसी के साथ आप आपने देखा होगा एक्वेरियम, जल जीवनशाला बोलते हैं जिसके अंदर छोटी-बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो भी कौन-सा पारतंत्र है? जलीय पारतंत्र का उदाहरण है, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाया गया इसलिए कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण हो जाएगा। और इसी के साथ आपने बगीचे, बाग-बगीचे, पार्क वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे भी पेड़-पौधे होते हैं, वहाँ पे जीव-जंतु होते हैं, तो वो भी पारतंत्र है, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाया गया इसलिए कृत्रिम पारतंत्र हो जाएगा। तो पारतंत्र प्रकार की अगर बात करें निर्माण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम पारतंत्र और प्राकृतिक पारतंत्र। उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गए। अब हम तालाब के पारतंत्र का उदाहरण जो आपकी किताब में दिया गया है, उसका पूरा विवरण से अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो तालाब पारितंत्र, यानी इस तालाब के पारितंत्र में हम क्या देखने वाले हैं? तो सेम वही कंडीशन है, टोटल देखने वाले हैं। क्या-क्या देखने वाले हैं हम? इसमें जैविक घटक कौन है? अजैविक घटक कौन है? यानी कितने जीव पाए जा रहे हैं और उनके बीच में क्रिया का अध्ययन करेंगे। अब उदाहरण किसका है ये? तो सीधी-सी बात है ये जलीय पारितंत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? जलीय पारितंत्र का उदाहरण है, पहली बात। क्योंकि हमने पारितंत्र के प्रकार देखे थे, 2 प्रकार के होते हैं, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। तो ये तालाब है, तो तालाब किसका है? जलीय पारितंत्र का उदाहरण है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, ये प्राकृतिक है या कृत्रिम? तो आपको पता है मानव ने तो नहीं बनाया तालाब, मतलब वो एक अलग बात है, बावड़ी, कुएँ वगैरह, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक का रो ठीक है? तो तालाब है वो प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तो इसके अंदर सबसे पहले वही टोटल क्रियाएँ पढ़ेंगे, जैविक घटक कौन से, अजैविक घटक कौन से, इसके बाद उपभोक्ता, उत्पादक और वो कौन-कौन से हैं, किस प्रकार से कौन से जीव होते हैं, वो किस प्रकार की क्रिया करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तालाब के पारितंत्र को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए तालाब के अंदर क्या-क्या होते हैं। तो आपने ये देखा होगा, जो भी आप स्थल पर देख रहे हो, उसी प्रकार तालाब के अंदर भी क्या होते हैं, जीव होते हैं और पेड़-पौधे भी होते हैं। तो सबसे पहले तालाब की जो तलहटी होती है, यानी सबसे नीचे की जो सतह होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, अनेक प्रकार के जीवों के अवशेष जमा होते हैं। यानी समुद्र के अंदर सॉरी तालाब के अंदर जो जीव है, जैसे मछलियाँ हैं, छोटे-बड़े और भी जीव हैं, पेड़-पौधे भी हैं, वो जब मृत हो जाते हैं, तो उनके अवशेष क्या होते हैं, यहाँ पर आके जमा हो जाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, तलहटी के अंदर। और वहाँ पर क्या होते हैं, छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं और इन जीवों को क्या कहते हैं, अपघटन, अपघटनकारी जीव कहते हैं। और ये जो जमा हुआ तलहटी के अंदर जमा हुआ जो अवशेष है जीवों का, इसको हम बोलते हैं अपरद। क्या बोलेंगे इसे? अपरद बोलेंगे। सबसे पहली बात इसे बोलेंगे हम अपरद। और ये जो सूक्ष्म जीव है, ये जो सूक्ष्म जीव है, इस अपरद को खाकर अपघटन कर रहे हैं। यानी जो कार्बनिक पदार्थ है इसको अकार्बनिक पदार्थों में जिन्होंने बदला, इस अपरद को खाया। अपरद क्या पता चल गया, बीच में जो तलहटी के अंदर जमा हुआ जीवों का अवशेष है, वो अपरद है। अब इसको किस में बदला? जो अपरद है इसको अकार्बनिक पदार्थों में बदला। किसने बदला? सूक्ष्म जीवों ने बदला। उन सूक्ष्म जीवों को कहते हैं अपरदहारी। ये मान लो ये सूक्ष्म जीव है, ये है अपरदहारी। हारी का मतलब है हरण यानी खाने वाला, और अपरद को खाएँगे इसलिए अपरदहारी हो गया। समझ में आ गया? तो पहले तो ये हो गया। इसके बाद इस तालाब के किनारे के ऊपर ये मान लीजिए इसका किनारा है, आपको इस प्रकार से छोटे-छोटे और बहुत बड़े किनारे पे झाड़ीनुमा संरचना के पौधे दिखाई देते हैं। ऐसे पौधे दिखाई देंगे। हाइड्रेला हो गया, वेसिलेरिया हो गया, अनेक प्रकार के जो तालाब के तल है, उसके किनारे आपको पौधे दिखाई देंगे ऐसे ऐसे। कुछ पौधे ऐसे होंगे जो जड़ वाले इस प्रकार से तैरते हुए दिखाई देते हैं, जैसे जलकुंभी। जलकुंभी को देखा आपने? ये इस प्रकार से तैरते रहते हैं। तो ये सारे के सारे पौधे जो शाकाहारी होते हैं, सॉरी पौधे नहीं, शाकाहारी नहीं, जो उत्पादक होते हैं, यानी ये क्या करेंगे सारे के सारे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर अपना भोजन अपने आप बनाएँगे या नहीं बनाएँगे? तो हमें इस पारितंत्र के अंदर ये देखना है भी, तालाब का पारितंत्र है तो कौन-कौन से घटक है जो भी अभी हमने पढ़े वो सारे देखने हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हो गए उत्पादक, यानी जैविक घटक की अगर बात करें, तो जैविक घटक में कौन-कौन से हो गए? उत्पादक हो गया, यानी जो अपना भोजन अपने आप निर्माण करेंगे। अब वो होता है सारे पेड़-पौधे आएँगे, तो तालाब के किनारों पर पेड़-पौधे हो सकते हैं और कुछ पौधे इस प्रकार से लंबी जड़ वाले, यानी ऐसे जल की सतह में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं और थोड़े-थोड़े ऊपर की ओर निकले होते हैं। ये हो गए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके अलावा और भी होते हैं, जो जिन्हें हम बोलेंगे पादप पल्लवक बोलते हैं। वो इस प्रकार से सूक्ष्म ऐसे छोटे पौधे होते हैं या साइनोबैक्टीरिया जैसे होते हैं, शैवाल जैसे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये भी शाकाहारी होते हैं। इनको बोला जाता है पादप पल्लवक। ये इनके थोड़े से ऊपर इस प्रकार से रहते हैं, ऐसे।
इनको हम बोलेंगे पादप पल्लवक बोलेंगे, पादप पल्लवक। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या है? अपरद। अपरद क्या होता है? जो भी जीव मर जाते हैं, इनका अवशेष जो मिट्टी में जमा हो जाता है, उन्हें हम कहेंगे अपरद। और इसके बाद क्या होते हैं? जो भी शाकाहारी होते हैं, पेड़-पौधे होते हैं, वो भी तालाब में पाए जाएँगे। हालाँकि वन की तरह घना जंगल इनमें नहीं पाया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? उत्पादक का कार्य करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और इनके साथ-साथ पादप पल्लवक भी होते हैं। और ये पादप पल्लवक क्या होते हैं? छोटे निष्क्रिय रूप से तैरने वाले, ये छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से निष्क्रिय रूप से तैरने वाले क्या होते हैं? पेड़-पौधों के अवशेष ही होते हैं, पेड़-पौधे ही होते हैं, जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएँगे शाकाहारी, पादप पल्लव कहलाएँगे। और कुछ पौधे जो है वो इस प्रकार से तैरते हुए बड़ी जड़ वाले भी होते हैं, जो इस प्रकार से सतह पर तैरते रहते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद इनको खाने वाला, यानी पादप पल्लव को खाने वाला कुछ शाकाहारी जीव होते हैं, उनको बोलते हैं हम छोटे जीव है, उन इस प्रकार से ये मान लीजिए जंतुओं के छोटे, जैसे लार्वा हो गया, कीटों का लार्वा होता है या और कोई है, इनको हम बोलेंगे जंतु पल्लवक। ये है पादप पल्लवक जो भोजन का निर्माण कर रहे हैं, और इनको खाने वाले जो है वो है जंतु पल्लवक। जंतु पल्लवक, इन दोनों में अंतर देख लेना भाई। जंतु पल्लवक तो क्या है? जंतु है छोटे छोटे जो शाकाहारी है, पेड़ पौधों को खा रहे हैं। और पादप पल्लव क्या है? छोटे पौधे हैं जो भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब इनके बाद आते हैं शाकाहारी, उच्च शाकाहारी बोल सकते हैं इसके अंदर, जैसे छोटे जीव, जैसे शाकाहारी के अंदर में ये मान सकते हैं छोटी मछलियां, मान लो इस प्रकार से छोटी मछलियां, ये छोटी मछली है, ये छोटी मछली है। अब ये क्या करती है? ये इन जंतुओं को खाएगी, जो पादप पल्लव का इनको खाएगी, छोटी मछली है इनको खाएगी। तो इनको हम बोल सकते हैं, जैसे ये जंतु पल्लव का है, ये उत्पादक हो गए पादप पल्लव, उसके बाद जंतु पल्लव का है, इनको हम बोल सकते हैं उपभोक्ता। तो कौन से हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद ये जो छोटी मछली है, ये हो जाएगी द्वितीय उपभोक्ता। यानी ये क्या कर रही है? छोटे जो पेड़ पौधे हैं उनको, उनके साथ साथ उन जीवों को खा रही है जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं, जो शाकाहारी पौधों को खा रहे हैं, जैसे यहाँ पे जंतु पल्लवक है, तो ये इनको खाएगी। तो वो कौन से हो जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। अब इसके अलावा तालाब के अंदर आप देखते हो बड़ी मछलियां भी होती है। जो बड़ी मछलियां होती है, यानी समुद्र में अगर बात करें तो शार्क वगैरह होती है, लेकिन तालाब में भी और होती है बड़ी मछलियां, कतला, रोहू जैसी। ये बड़ी मछली है। ये बड़ी मछलियां क्या करेगी? इन छोटी मछलियों को खा जाएगी। ये छोटी मछलियों को खाएगी या नहीं खाएगी? ये मांसाहारी मछलियां होती है। तो मांसाहारी है, उच्च मांसाहारी, तो ये कहेंगे तृतीय उपभोक्ता, क्योंकि ये उपभोक्ता की बात चल रही है, तो ये हो जाएगी तृतीय उपभोक्ता। इसके अलावा केकड़े भी होते हैं। और केकड़ा कैसे बनता है वो तो मुझे नहीं पता, कैसे होता है क्या, लेकिन जो भी हो, केकड़ा और एक और बड़ी मछली मान लो, कछुआ मान लो। कछुआ शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी मांसाहारी भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये जो ये उच्च मांसाहारी जीव है, इनको हम क्या करेंगे? तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी के अंदर रखेंगे। तो ये प्राथमिक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता हो गया। जंतु और पादप पल्लवक हो गया, यानी उत्पादक हो गया। और इसके अलावा क्या-क्या होते हैं? जैविक घटक। 1 मिनट। जैविक घटक, जैविक घटक तो ये हो गए। इसके अलावा अजैविक घटक, तो सूर्य का प्रकाश हो गया, अजैविक घटक हो गया। इसके अलावा जो भी यहाँ पे जल है H2O, ये कौन सा है? अजैविक घटक है। और कौन है? ताप, ताप, दाब, ताप ही मान लो। तापमान बढ़ने के साथ साथ इस तालाब की क्रिया में या पारितंत्र में बदलाव आता है, तो वो भी क्या है? अजैविक घटक है। इसके अलावा यहाँ पे पोषक तत्व जो भी लोहा वगैरह है, जिंक वगैरह है, इसके अंदर उपस्थित है, वो अजैविक घटक के अंदर आ जाने वाले। तो जैविक और अजैविक घटक हो गया। ये सारी क्रिया एक क्या है? एक जलीय पारितंत्र के अंदर आती है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसी के आधार पर क्या है? वर्गीकरण है। देखो, ठीक है, हाँ, इतना समझ में आ गया? जलीय पारितंत्र पूरा कंप्लीट। अब इसी के आधार पर क्या करें? हम वर्णन करें इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अजैविक घटकों की, तो तालाब में अजैविक घटक कौन-कौन से होंगे बताओ भाई? अजैविक घटक, तो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है चित्र में, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ताप आपको दिखाई दे रहा है, प्रकाश आपको सूर्य का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पोषक तत्व, यानी मैं यहाँ पे डायरेक्ट तत्व भी लिख रहा हूँ। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं।
यानी पूरा विवरण जो हमने पहले पढ़ा था पारतंत्र के घटक कौन से होते हैं प्रकार, वो यहाँ पे लिखने हैं, वो है सारा। तो अजैविक घटक के अंदर सारे के सारे प्रकाश तत्व यानी जो भी आवश्यक तत्व है, ताप हो गया, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है, वो सारे के सारे इसके अंदर आने वाले हैं। यानी इसके अलावा गैस भी हो सकती है, पेड़ पौधे CO2 गैस का उपयोग करते हैं और जो भी जीव जंतु है वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन की क्रिया के दौरान। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक हो जाएंगे तालाब के। उम्मीद है इतने इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो भी अफीजडन और ह्यूमिक अम्ल जो बनता है, यानी अपरद के अंदर ह्यूमिक अम्ल बना है, वो भी अजैविक घटक के उदाहरण है। इसके बाद आता है जैविक घटक। तो दूसरा जो है वो जैविक घटक, अजैविक घटक समझ में आ गया। जैविक घटक, जैविक घटक में वो सभी से सारे जीव सम्मिलित होंगे। तो सबसे पहले जो जीव है वो है उत्पादक। और आपको पता है उत्पादक के अंदर तालाब में कौन कौन से हैं, तो पादप पल्लवक, पादप पल्लवक किस में आने वाले हैं, उत्पादक के अंदर आने वाले हैं। और छोटे बड़े जो भी पौधे हैं वो सारे के सारे किस में आने वाले हैं, जैविक घटक के अंदर आने वाले हैं। यानी ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन है उसका निर्माण कर रहे हैं, इसलिए उत्पादक आएंगे। ठीक है, उत्पादक यहाँ पे छोटे बड़े जो जीव है उनके आधार पर दो प्रकार के हैं, पादप पल्लवक और दीर्घ पौधे। यानी पादप पल्लवक ये दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे पौधे, और दीर्घ पौधे जो बड़े पौधे हैं उनको हम क्या कहेंगे, सारे के सारे उत्पादक की श्रेणी के अंदर रखेंगे। अब इसके अलावा दूसरे जो उत्पादकों के बाद जो दूसरा जैविक घटक है वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता मैंने बताया था, जो भी जीव उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसके अंदर प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, प्राथमिक उपभोक्ता जो सारे के साथ जंतु पल्वक है, जंतु पल्वक प्राथमिक उपभोक्ता है। इसके अलावा जो भी छोटे शाकाहारी जीव है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शाकाहारी, छोटी मछलियाँ हो सकती है, छोटे जीव हो सकते हैं, कीटों के लार्वा वगैरह हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो पौधे हैं उनको खा रहे हैं। इसके अलावा आएंगे द्वितीय उपभोक्ता। जो द्वितीय उपभोक्ता है उसमें देखिए कौन आएंगे, प्राथमिक हो गया, दूसरा आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन सा होता है, जो जंतु पल्लवक और शाकाहारी इनको खाता है। इसके अंदर क्या आ रही है, छोटी बड़ी मछलियां आ रही है, मछलियां, मछलियां और कुछ कीट भी होते हैं, कुछ कीट आते हैं इसके अंदर। और उसके बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता, यानी जो सर्वोच्च होता है, तृतीय उपभोक्ता। अब इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, बड़ी मछलियां जो है वो आ जाएगी, यानी मांसाहारी, उच्च मांसाहारी मछली इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। ये है एक पारितंत्र के अंदर हमने जो अभी तक अध्ययन किया वो जैविक घटकों के बारे में और अजैविक घटकों के बारे में। अजैविक घटक आपके सामने है, प्रकाश, ताप तत्व, CO2, H2O ये सारे। और जैविक घटक के अंदर पहला है उत्पादक, जो भी पादप पल्लवक है, छोटे बड़े पौधे हैं, वो उत्पादक के अंदर आते हैं। जो पादप पल्लवक है इसको हम बोलेंगे छोटे उत्पादक, और जो बड़े है, जो पेड़ पौधे हैं, जड़ वाले पौधे हैं, उनको बोलेंगे दीर्घ उत्पादक। इसके अलावा उपभोक्ता 3 प्रकार के हैं, आपको पता है, प्राथमिक उपभोक्ता जंतु पल्लवक, द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी मछलियाँ या छोटे कीट वगैरह, लार्वे वगैरह, तृतीय उपभोक्ता जो मांसाहारी बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, तृतीय उपभोक्ता कहेंगे। ये केकड़ा बड़ी मछली इसके अंदर सम्मिलित है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इन सभी जो छोटी मछलियाँ या और भी जीव हैं उनको खाते हैं, मांसाहारी है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक और बच गया, तीसरा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, अपरद। और अपरद को हम तीसरा जो श्रेणी रखते हैं वो अपघटन की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पे जो तीसरा घटक हमने देखा था वो था अपघटन या अपघटक, यानी वे सारे के सारे जीव जो इन सूक्ष्म जीवों या जो जीव बड़े हैं, छोटे हैं, इनके मरे हुए शरीर को या उनके शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तथा उनकी इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तालाब की तली पर स्थित अवसाद अवसाद में जीवाणु कवक फ्लैजिला की सर्वाधिक संख्या होती है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये जो तलहटी के अंदर जमा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे जीवाणु कवक वगैरह क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। और इसी भाग में तालाब के मृत पौधे, यानी मैंने बताया था सबसे पहले जो पौधे मर जाते हैं, मरने के बाद नीचे जमा हो जाते हैं, और जो मृत जीव होते हैं वो भी क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। जंतु यानी जो भी जीव, यहाँ पे जैसे मछली मर गई तो मरने के बाद अगर कोई जीव खा जाता है ठीक है, अगर नहीं खाएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से उसका शरीर जमा हो जाएगा।
एकत्रित हो जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? अपरद बोलते हैं। और सबसे मुख्य बात है, तालाब ताप अधिक होने पर अपघटन की क्रिया वो तेजी से होती है। ये बात करें अपघटन की क्रिया, यानी अब जब ये शरीर यहाँ पे जमा हो जाता है तो इनको अपघटन यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं अपघटनकारी, वो क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ये कब क्रिया तेज होगी? अगर ताप ज्यादा होता है। ताप अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे अपघटन की प्रक्रिया है वो सबसे तेज होगी। ठीक है, इसमें देखिए अपघटन के लिए सरल कार्बनिक पदार्थों को स्वयंपोषी पौधे जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज में बदलते हैं और उसके बाद विषमपोषी ग्रहण करते हैं और विषमपोषियों में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद अपघटन इन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन करते हैं और ये क्रिया लगातार दोहराई जाती है। यानी अंत में ये क्या कह रहे हैं कि जब ये अपघटनकारी जो जीव है ये अपरद को क्या करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया, और जैसे H2O में तो नहीं बदलेंगे, या ऑक्सीजन मान लो, या अन्य किसी गैस में बदलेंगे, क्योंकि इनका क्या क्या काम होता है? जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। अब बदलने के बाद क्या होता है? वापिस इस CO2 को कौन ग्रहण करते हैं? ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ये जंतु पल्लव सॉरी पादप पल्लव ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन है उसका निर्माण करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अब वापस ये प्रक्रिया दोहराएंगे, ये भोजन बनाएंगे, फिर इनको ये खाएंगे। कौन से खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उनको द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर वापस ये क्या करेंगे? अपघटक। अपघटन आके क्या करेंगे? इनका अपघटन करेंगे, अपघटन करेंगे और अपघटन करके वापस वातावरण के अंदर मिला देंगे, और फिर ये वापस वातावरण से पादप लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोहराएंगे, और फिर ये चक्र जो चलता रहता है, ये सारा का सारा चक्र जो चलता है वो है तालाब का पारितंत्र। ये डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में शायद नहीं है, नोट्स के अंदर गूगल से उठा के मैंने चिपकाया है, थोड़ा सा देख लेना। ये अगर किसी को दिखाई दे रहा हो तो ये देख लेना, ये डायग्राम। और अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, ये जो आपके सामने बनाया गया है वो सेम ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जलीय पारितंत्र का उदाहरण यानी तालाब के पारितंत्र का उदाहरण हमने कंप्लीट किया, और उम्मीद है ये समझ में आ गया हमने क्या क्या देखना होता है एक पारितंत्र के अंदर, यानी क्या होता है पारितंत्र, इसमें किस किस शब्द या किस किस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, वो सारा मैंने आज समझाया है। उम्मीद है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए पारितंत्र क्या होता है, यानी हम चारों जो भी जीव देखते हैं और जो भी वातावरण देख रहे हैं, इसके बीच में जो क्रिया हो रही है उसको या उसके अध्ययन को हम कहते हैं पारितंत्र। यानी वो सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं पारितंत्र। पारितंत्र दो प्रकार का हो सकता है, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जो जल में रहने वाले जीव है उनके बीच भी क्रिया का अध्ययन करेंगे, जलीय पारितंत्र। स्थल में रहने वाले जीव है उनकी क्रिया का अध्ययन करेंगे, स्थलीय पारितंत्र। इसके अलावा निर्माण के आधार की बात करें तो पारितंत्र फिर दो प्रकार के हो जाएंगे। अगर प्रकृति में अपने आप बने प्राकृतिक पारितंत्र, अगर मनुष्य ने उसे बनाया तो कृत्रिम पारितंत्र। जैसे प्राकृतिक का उदाहरण हो गया वन, समुद्र और तालाब, ये अभी अभी जो पड़ा है। और कृत्रिम का उदाहरण हो गया जय बाग बगीचे, खेत आदि, एक्वेरियम, जल जीवशाला। इसके अलावा हमने ये देखा है भी इसके घटक कौन कौन से होते हैं, तो घटक दो प्रकार के होते हैं। पहला जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर क्या होते हैं? सारे के सारे सजीव। अजैविक घटक के अंदर सारे के सारे निर्जीव आते हैं, जिनमें निर्जीवों के ताप, प्रकाश, तत्व, CO2, O2 ये सारे के सारे आते हैं। अब बात करते हैं जैविक घटक को, फिर भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला है उत्पादक। उत्पादक वे सारे जीव आते हैं या पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन अपने आप निर्माण करते हैं। इसके बाद उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर अभी अभी हमने देखा था शाकाहारी आते हैं सारे इसके अंदर। द्वितीय उपभोक्ता जो शाकाहारियों को खाते हैं, और तृतीय उपभोक्ता जो उच्च मांसाहारी होते हैं और उन सभी जीवों को खाते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो घटक है वो है अपघटन या सूक्ष्म जीव, जो क्या करते हैं? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में वापस बदल देते हैं कार्बनिक पदार्थों के रूप में या अकार्बनिक पदार्थों के रूप में। अब वो जो जीव आते हैं उन्हें हम कहेंगे सूक्ष्म जीव या अपरधारी या अपघटनकारी। समझ में आ गया? इसको पूरे पारितंत्र को पारितंत्र के अंदर इतनी जो बातें हमें पढ़नी होती है। अगर आपसे कोई भी किसी भी पारितंत्र का उदाहरण पूछ ले, ये 3-4 बातें ही आपको लिखनी है। इसके घटक, इसके प्रकार, उत्पादक, द्वितीय, तृतीय, उपभोक्ता और जैविक और अजैविक घटक, इतना लिखना होता है। उदाहरण एक तालाब वाला मैंने लिया है, इसके स्थान पर वन हो सकता है, इसके स्थान पर जंगल हो सकता है, इसके स्थान पर कोई समुद्र हो सकता है जिसके अंदर बड़ी मछलियां, मगरमच्छ, सार्क वगैरह यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और ये तालाब वाला तो मैंने बता ही दिया, जो हमारी किताब के अंदर एनसीईआरटी में दिया गया था। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट रूप में आपके सॉल्यूशन करूँगा, मैं हल करूँगा, उसमें कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिकल सभी के हो गए, अब एग्ज़ाम है, थोड़ा समय रहा है, अपन शॉर्ट रूप में इसे देखिए किसी न किसी प्रकार से
जो आपको टॉपिक न समझ में आई, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो समझ में आ गया उसका केवल 1 बार 2 बार रिवीजन कीजिए, छोड़ना नहीं, रिवीजन जारी रखना है। और जो हार्ड है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और प्री बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न इन सभी का ध्यान में रख कर आप अध्ययन कीजिए, ठीक है?